7 अक्टूबर को हमास की क्रूरता और बर्बरता की जो हद थी उसे समझना बहुत मुश्किल है। इसका बहुत सा हिस्सा जाहिर है खुद आतंकवादियों ने ही फिल्माया था। आपकी जांच में उन भयावहताओं का विवरण है जो नरसंहार के दौरान और आतंकवादियों की कैद के दौरान सामने आई। तो शुरुआत के लिए हमें बताइए कि सबूत इकट्ठा करने, गवाहियों और पूरी जांच को किस तरह अंजाम दिया गया। शुभ संध्या। मुझे खुशी है कि मैं आज रात आपके साथ हूँ। मैं कुछ समझाना चाहती हूँ। इस रिपोर्ट के साथ एक ऐतिहासिक युद्ध अपराध अभिलेखागार जुड़ा है, जिसे हमने कड़े अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत स्थापित किया है। फिल्माई गई गवाहियां, सामग्री, वीडियो, चित्र, जिन्हें हमने एक-एक करके विश्लेषित किया, और यह रिपोर्ट उस अभिलेखागार पर आधारित है। रिपोर्ट में मौजूद हर एक चीज अभिलेखागार में मौजूद किसी न किसी चीज से समर्थित है। इसलिए यह कहना जरूरी है, और ये रिपोर्ट हमें एक कदम पीछे हटकर पूरी भयावहता को उसकी संपूर्णता में देखने की अनुमति देती है। इस मायने में कि जब आप इसे पढ़ते हैं, यह 300 पन्नों की रिपोर्ट है। इसका आधे से ज्यादा हिस्सा तथ्यात्मक है। इसका मतलब है कि लगभग 160 पन्नों में आप और भी ज्यादा विस्तार से उन गवाहियों की सामग्री पढ़ते हैं जो हमें मिली है। वीडियो का विवरण, तस्वीरों का विवरण, और एक समय पर हमने समझा कि हमारे पास जो सबूत इकट्ठा हुए हैं, उनकी मात्रा से हम खुद ही अभिभूत हो गए हैं, और हमें इसे देखना है, थोड़ा पीछे हटकर विषयगत विश्लेषण करना है। और हमने यौन शोषण के 13 अलग-अलग पैटर्न पाए, जिससे हमें यह निष्कर्ष निकला कि यह एक रणनीति थी। 7 अक्टूबर को हुआ यौन हिंसा एक रणनीति थी। एक रणनीति थी, माफ कीजिए, एक सोची समझी रणनीति थी, और दुर्भाग्यवश इसे असाधारण क्रूरता के साथ अंजाम दिया गया। ये बुराई इतनी कठिन है कि समझना मुश्किल है, और ये सोचना भी मुश्किल है कि जब आप इन सबूतों के बारे में बात करते हैं तो अब भी कुछ लोग हैं जो इस पर सवाल उठाते हैं कि क्या हुआ था। और इसके बावजूद जाहिर है उन अत्याचारों को फिल्माया भी गया था। आपने अभिभूत होने की बात की। पीड़ितों के लिए ये और भी ज्यादा दर्दनाक रहा होगा जब उन्हें अपने अनुभवों को फिर से साझा करते हुए उन घटनाओं को दोबारा जीना पड़ा। और ये दिखाता है कि ये पीड़ित कितने साहसी हैं और ये बयान कितने महत्वपूर्ण हैं। इन जगहों पर बार बार होने वाली लिंग आधारित हिंसा के 13 पैटर्न्स की बात वाकई दिल दहला देने वाली है। हमें उन व्यवस्थित, व्यापक और मूलभूत हमलों के बारे में बताइए जिनकी आप बात कर रही हैं। इसका असल में क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम ऐसे पैटर्न्स और व्यवहार देख पाएं जो अलग-अलग जगहों पर बार-बार दोहराए गए। उदाहरण के लिए, जब आप इस रिपोर्ट में गवाहियों को पढ़ती हैं, तो आप सुनती हैं कि बहुत अलग-अलग जगहों पर भी एक जैसी घटनाएं होती हैं, और ये घटनाएं कैद के दौरान भी जारी रहीं। मुझे लगता है अब हमारे लिए सबसे जरूरी है कि हम ऐसा महसूस करती हैं। रिपोर्ट एक बहुत मजबूत साक्ष्यात्मक आधार पेश करती है। जैसा कि आपने अपनी शुरुआत में कहा था, यह एक तरह का निर्णायक मोड़ है। ये हमें इस सवाल से आगे बढ़ाता है कि क्या ये हुआ था। अब सवाल है कि इसके परिणाम क्या होंगे। और मुझे सच में लगता है कि ये पीड़ितों, बचे हुए लोगों और उन पूर्व बंधकों के लिए एक नई हकीकत बनाता है, जिन्हें लगातार सवालों का सामना करना पड़ता है, और अब यह एक साधन बन गया है। ये उनके लिए इस संघर्ष को आगे बढ़ाने का एक साधन है। और मुझे लगता है कि जो लोग इसे नकारेंगे, वे या तो सोशल मीडिया ट्रोल्स की तरह दिखेंगे या फिर हास्यास्पद लगेंगे, क्योंकि पेशेवर रूप से यही है हमने सबूतों की जांच करने के लिए दुनिया के सबसे अच्छे अभियोजकों को बुलाया है। हमने रिपोर्टों का समर्थन करने के लिए सबसे अच्छे विशेषज्ञ को बुलाया है। तो मुझे लगता है कि हमने एक नई हकीकत बनाने के लिए सब कुछ किया है। इतने सारे सबूत, इतने व्यापक सबूत, और रिपोर्ट निष्कर्ष निकालती है कि ये कृत्य युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध, नरसंहार संबंधी कृत्य, यातना और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत आतंकवाद से जुड़ी यौन और लिंग आधारित हिंसा है। और सवाल यह है कि अभियोजन का क्या होगा? यहाँ वास्तव में किस तरह के कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। अभियोजन की व्याख्या करने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ,
क्योंकि रिपोर्ट में हमने अभियोजन और संभावित अभियोजन पर विस्तार से चर्चा की है। मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। कोई भी एकल अभियोजन कभी भी उन अपराधों की गंभीरता को नहीं दर्शा सकता जैसा कि यह रिपोर्ट दर्शाती है। और हमारा मानना है कि इस रिपोर्ट को एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में देखना बहुत जरूरी है। एक ऐसी ऐतिहासिक कड़ी के रूप में जो वहां मौजूद लोगों की आवाजों को दर्ज करती है और साथ ही गवाहियों को इस अभिलेखागार में संरक्षित किया गया है। और अब न सिर्फ उन्हें स्वीकार किया जा सकता है, बल्कि उन्हें अभियोजन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अभियोजन क्या है या कैसा दिखेगा? हम जानते हैं कि यहाँ अभियोजन होने वाला है, लेकिन यह अलग-अलग देशों में भी उनके घरेलू अधिकार क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र के तहत होगा। ये दुनिया भर में कई रूपों में होगा और हमें विश्वास है कि यह रिपोर्ट अपने आप में एक स्वतंत्र अस्तित्व रखेगी। इसे अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा और हमारी पिछली रिपोर्ट के साथ भी इसी तरह की चीजें हुई थी। लोगों ने हमारी रिपोर्ट को अदालतों में पेश किया बिना किसी और चीज के। आप जानते हैं, यह अपने आप में एक ऐसा साधन बन गई जिसे लोग इस्तेमाल कर सकते थे। हाँ, तो बस यही है। कुछ दवाइयों का संबंध आतंकी बंधक बनाकर रखे जाने से है और ये महीनों और महीनों तक चलता रहा, जैसा कि हम जानते हैं। आपके लिए सबसे ज्यादा क्या उभर कर सामने आया? आप अभी कौन सा बयान साझा कर सकती हैं, चाहे वो कितना भी कठिन हो? वाह! मुझे लगता है कि जो बात हमें सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली लगी, वो थी कैद में रहे लोगों के साथ लंबे समय तक यौन शोषण की सच्चाई। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी शब्द या कानूनी परिभाषा में उस लगातार चल रहे नरक जैसी हकीकत को बयान किया जा सकता है। लोग रोज यौन हिंसा, बलात्कार की धमकी झेलते हैं और महसूस करते हैं कि उनका शरीर उनका नहीं है। और रिपोर्ट में हमने जो एक बात उद्धृत की है, वो दरअसल एक पूर्व बंधक की गवाही है, जिसमें उसने कहा था, मैं तो नहाने भी नहीं जा सकती थी। आप जानती हैं, आप सोचती हैं कि बलात्कार के बाद नहा लेंगी, लेकिन मैं तो नहाने भी नहीं जा सकती थी। मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं रिपोर्ट में उनके कहे का थोड़ा हिस्सा है, लेकिन वो बात हमारे साथ रही। और एक हिस्सा जो हमारे साथ रह गया। और हमने रिपोर्ट की शुरुआत रिकार्डा लुक, शानी लुक की मां के बयान से की और उन पलों से जब 7 अक्टूबर को उनके परिवार ने देखा कि उनकी बेटी के शरीर को घसीटते हुए गाजा ले जाया जा रहा है। जब भीड़ उसके शरीर पर थूक रही थी और उसके चारों ओर हथियारबंद लोग थे और उसका शरीर विकृत हो चुका था, वो लगभग बिना कपड़ों के थी। और मुझे लगता है कि परिवार के लिए ये विनाशकारी पल थे जब उन्हें इस पीड़ा का गवाह बनना पड़ा। हाँ, मुझे लगता है कि ये हमारे साथ सबसे ज़्यादा रहता है। मैं सुन सकती हूँ कि आपके लिए इसके बारे में बात करना भी कितना दर्दनाक है और ये जानना बहुत डरावना है कि इस हद की दरिंदगी इस तरह सामने आई और ये कितना जरूरी है कि सच सामने आए और दुनिया को पता चले कि असल में क्या हुआ था। हमें अपने उस एहसास के बारे में बताइए। ये बात कि पूरी दुनिया को ये सब जानना चाहिए, चाहे वो कितनी भी डरावनी, भयानक और बुरी बातें क्यों ना हो, अभी ये कितना जरूरी है? मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है। पहले मैं आयोग की टीम के काम की सराहना करना चाहती हूँ, जिन्होंने ये जिम्मेदारी ली कि वे सामग्री देखें। हमने खुद पर ये जिम्मेदारी ली कि हम उन सामग्रियों की बार-बार समीक्षा करें, उन्हें फोरेंसिक विशेषज्ञों के साथ देखें और इतने सारे सबूतों, यौन हिंसा के संकेतों और शवों की स्थिति को खोजने के लिए बहुत सारी सामग्रियों की समीक्षा करें। मैं कहना चाहती हूँ कि यह एक लगातार चलने वाला प्रयास था, जो हर दिन मुश्किल था, हिंसक सामग्री को देखना और जो आघात वह अपने साथ लाती है। तो आपके सवाल पर हमें आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को इन निष्कर्षों पर गंभीरता से विचार करते देखना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ नागरिक समाज या हम अकादमिक लोग ही इसे पढ़ें। ये ऐसी रिपोर्ट होनी चाहिए जिसे आतंकवाद विशेषज्ञ पढ़े, समझे और अध्ययन करें।
क्योंकि हमने या मैंने हाल ही के कुछ दिनों में ही ये समझा है कि हम उस चीज से लड़ाई शुरू भी नहीं कर सकते जिसे हम जानते ही नहीं हैं। तो अगर यह जानकारी सिर्फ मानवाधिकार कार्यकर्ताओं या नागरिक समाज तक ही सीमित रहेगी, तो यह हम सभी के लिए विनाशकारी होगा। ये आतंकवाद विशेषज्ञों, राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों का भी काम बनना चाहिए, जो इसे पढ़े, इसे समझे और ये जाने कि यह अपने सबसे भयावह रूप में यौन आतंक था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है जो आप अभी साझा कर रही हैं। ये दिखाता है कि ऐसे समय में जनता को ये विवरण समझाना कितना मुश्किल है, और ये बात उठाना भी बहुत मुश्किल है जब हम 7 अक्टूबर को और उसके बाद हुई क्रूरता और अमानवीयता के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जब न्यूयॉर्क टाइम्स के कॉलमिस्ट निकोलस क्रिस्टफ एक बेहुदा लेख लिखते हैं जिसमें इजराइल पर फिलिस्तीनी कैदियों से बलात्कार कराने के लिए कुत्तों को प्रशिक्षित करने का आरोप लगाया जाता है, ये जितना भी हास्यास्पद हो, जब इस तरह की हेडलाइन आपके 2 साल की पूरी जांच के जारी होने से पहले फैलती है, इसका मतलब है आयोग की रिपोर्ट को उतनी तवज्जो नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। आप इसका मुकाबला कैसे करती हैं? आप इससे कैसे निपटती हैं? सच कहूं तो न्यूयॉर्क टाइम्स की वो रिपोर्ट बेहद हास्यास्पद और पागलपन भरी थी। तो कल जब हमने रिपोर्ट जारी की, तो हमारे लिए यह जरूरी था कि हम पीड़ितों पर ध्यान केंद्रित करें, रिपोर्ट के निष्कर्षों पर ध्यान दें और अपने मिशन पर केंद्रित रहें। हमने इस रिपोर्ट पर 2 साल से भी ज्यादा समय तक काम किया है, हर एक विवरण, हर एक शब्द, हर एक सबूत पर। तो हम उसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे और यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि दुनिया इसे जाने। और मैं कह सकती हूँ कि इस रिपोर्ट को दुनिया भर में जबरदस्त कवरेज मिली है और मैं उसी पर और उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ। आप बिल्कुल सही हैं, इसमें कोई शक नहीं। डॉक्टर कोचोव एल्टयाम लेवी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपकी आवाज में दर्द और हमसे बात करने की हिम्मत महसूस कर सकती हूँ। हम इसकी सराहना करते हैं, और एक बार फिर उन सर्वाइवर्स की हिम्मत जिन्होंने पिछले 2 सालों में आपको अपनी गवाही दी है। समय देने के लिए आपका धन्यवाद। द रनडाउन में शामिल होने के लिए धन्यवाद। देखते हैं आपकी रिपोर्ट और सबूत पर क्या प्रतिक्रिया आती है। हमारे साथ होने के लिए धन्यवाद, और आपकी टीम का भी धन्यवाद।